हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे की क्या हिस्ट्री है वो हम इस चैप्टर में 10th में स्टार्ट करने वाले हैं। 10th के फर्स्ट चैप्टर में शुरू करने वाले हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए थे वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कम्प्लीटली फिर यूरोप कंटिनेंट की जो कहानी होगी वो एंटायरली ख़त्म हो जाएगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। वो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है आज के डेट में भी हिस्ट्री में। कौन सा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसे इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ऊपर इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने यूरोप के अंदर, उसने खुद अपने स्टेट में बहुत सारे चेंजेस नहीं किए थे। उसने पूरे यूरोप के अंदर क्या किया था? बदलाव लाया था। पूरे यूरोप उसने क्या कर दिया था? एक तरह से एक्टिव कर दिया था कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ये चीज़ हम इस चैप्टर में पूरी अच्छे से, जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, जब हमें और अच्छे से चीज़ रिलेट करनी आ जाएगी और फिर आप सेकंड चैप्टर को भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो भी हम बताएंगे कि कौन है मिडिल क्लास वाले लोग। तो मिडिल क्लास वाले लोगों ने क्या बनाए थे? जैकोबिन क्लब बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें करी थी उन्होंने। क्यों करी थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को करने के लिए। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन करने वाले थे वो कौन थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, जो फ्रेंच में रहने वाले लोग थे। ठीक है, इन्होंने ये काम किया था। अब ये करना क्यों चाहते थे? इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए किया क्योंकि सॉवरेनिटी की जगह पर क्या करना चाहते थे? ये मोनार्की को लाना चाहते, मतलब मोनार्की को रिप्लेस करना चाहते थे। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस केम टू दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड सिटीजन्स वर अवॉर्डेड विद द राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज लाया गया। मतलब वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर आए गए। मतलब बहुत सारे चेंजेस आए जो सच में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होने चाहिए। एक गवर्नमेंट जिसके पास क्या हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो सिटीजन्स को खुश कर सके। और वो सारी चीज़ें उन्होंने की जिससे कि लोगों को हाँ लगे कि ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ये सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उनको सपोर्ट भी तो चाहिए थे, एक बेस फॉर्म भी तो चाहिए था जिससे कि वो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, जैसे कि द आइडियाज ऑफ ले पेटेंट ले सिटीजन वॉज इंट्रोड्यूस की हर एक सिटीजन्स के इंडिविजुअल्स कुछ राइट हैं। ये और जो इस अर्थ पर बॉर्न हुआ है उसके पूरे राइट्स हैं। वो अगर आया है तो उसका इक्वल राइट्स है लिव, मतलब अपनी लाइफ को लिव करने का, मतलब जीने का। द स्टेट जनरल वॉज रिनेम, मतलब जो वहाँ की स्टेट जनरल थी, मतलब जो गवर्नमेंट थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो वहाँ के डिसीजन लेता था, उसको नेशनल असेंबली रख दिया गया स्टेट जनरल का। इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स। और मतलब ऐसा नहीं था कि एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो सेकंड और थर्ड स्टेट वाले लोग थे। जो हमने सेकंड क्या था, कौन से 9th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो सेकंड स्टेट वाले, थर्ड स्टेट वाले, फर्स्ट स्टेट वाले जो लोग थे, उनमें से जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे लाइक पीसेंट्स, फार्मर्स, ये सबसे ज़्यादा परेशान थे। तो इनसे क्या कराई गई? इनसे वोट डलवाई गई क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो तो टैक्सेस ले रहे थे। वो टैक्सेस ले रहे थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या ले रहे थे? टैक्सेस ले रहे थे। उनको तो अच्छे से मोनार्की आराम से उनको मौज दे रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या थे, जो लोग दुखी थे उनसे यहाँ पर क्या कराई गई? वोटिंग डलवाई गई। ठीक है, तो द फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। द नेशन नाउ बिकम सुप्रीम, लाइक वी कैन से दैट hymns were composed and oaths were taken in the name of the nation. It was regarded as fatherland. उसको ऐसे रिगार्ड किया गया। और मतलब कहते हैं कि जो आर्मीज़ होती हैं, किसी भी देश की आर्मीज़ होती हैं, उनको क्या माना जाता है? उसको मेंटेन करने के लिए, पूरे देश की बॉर्डर्स को मेंटेन करने के लिए जो इतना दिन रात मेहनत कर रही है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। वहाँ पर उनकी शपथ ली गई, उनको ऐसा दर्शाया गया और उनको रिमेंबर किया गया कि हाँ तुम हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्टेट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। फिर शपथ कराई गई। शपथ कराने के बाद हाइमन्स, मतलब जो जनगण मन हमारे देश का है, ऐसे वहाँ पर नेशनल एंथम को लॉन्च किया गया, रिन्यू करा गया वो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदलाव की गई। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज एंड यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पर देखो दिस लाइन, ये क्या बोल रही है कि जितना भी, मतलब दिस वन, लुक एट दिस लाइन,
ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज एंड यूनिफॉर्म लॉज फॉर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब अब ऐसा कोई नहीं रहेगा कि भाई ये फर्स्ट स्टेट के हैं, ये मिडिल क्लास के हैं, फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, सबको यूनिफॉर्मली लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो कोई ये चीज़ नहीं देखेगी कि भाई कौन रिच है कौन पुअर है, सबके लिए लॉज इक्वली होंगे, उन्हें इक्वली सब फॉलो करेंगे। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब जो गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है गवर्नमेंट की, ये इस काम को संभालेगा, ये इस काम को संभालेगा, ऐसे वहाँ पर यूरोप में क्या करा गया, सबके काम बांट दिए गए। सभी गवर्नमेंट मतलब जो रेगुलेट करने वाले, अब एक ऑब्वियसली बात है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद एक पर्टिकुलर इंसान के पास, एक सिंगल पर्सन के पास क्या रह जाती है, पावर नहीं रह जाती है, वो बट जाएगी, वो सेंट्रलाइज हो जाएगी। अब बट जाएगी तो मतलब यहाँ पर अब सोवरेनिटी को हम लेकर आ रहे हैं, मोनार्की को रिप्लेस कर रहे हैं, तो पावर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पर इन्होंने किया। ठीक है। द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल रेसाइडिंग इन फ्रांस। जो फ्रांस में रहने वाले लोग थे, सिर्फ उनके लिए वो क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज जो थी हमारी नेशनल लैंग्वेज थी। ये नहीं पूरे यूरोप में उन्होंने बात बता दी कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे, अब तुम सब भी फ्रेंच बोलोगे, नहीं, फ्रेंच में रहने वाले लोग, रिसाइडिंग मीन्स रहने वाले लोग, दिस वन रिसाइडिंग इन फ्रांस में रहने वाले लोग। द रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्स दैट नेक्स्ट मोटिव इज टू हेल्प द पीपल ऑफ यूरोप। अब ठीक है, अब ठीक है, अपने देश में वो ले आए इम्प्रूव भाई, अपने कॉन्टिनेंट में, अपने नेशन स्टेट में वो लेकर आ गए, क्या अपने नेशन स्टेट में बदलाव लेकर आ गए। अब उनका जो दूसरा मोटिव था, ठीक है, हमने अपने लिए किया, लेकिन जिस कॉन्टिनेंट में वो रह रहे हैं, वो हम जैसे आज इंडिया है, तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में, एशिया में। तो अगर इंडिया के पास आज सब बढ़िया पावर होती और किसी उसी के कॉन्टिनेंट में और कंट्रीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा होता, तो इंडिया भी क्या करता है, एक बार वो सोचता कि हाँ भाई हम इनको भी मोटिवेट करें, जैसे हम अपने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए हैं, ये भी लेकर आने की कोशिश करें। तो वही चीज़ फ्रांस में करी। वही फ्रांस ने ये कहा कि हम ठीक है, हम यूरोप के और लोगों को और कंट्रीज़ को ये बताएंगे। कंट्रीज़ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, पहले नेशन स्टेट थे, किसी ने ये जीत लिया, मतलब लड़ाई कर करके मोनार्क्स थे, पहले तो राजा थे, एक पर्टिकुलर इंसान के पास क्या थी, पावर थी। किसी ने भी किसी के भी लड़ाई की, युद्ध किया, अपने आर्मी को उसके आर्मी के साथ भिड़वाया और फिर क्या करा दिया, इतना प्लेस मेरा, इतना प्लेस, मतलब लड़ लड़ के प्लेस जीतते थे वो। ऐसे नेशन स्टेट एग्जिस्ट करते ही नहीं थे पहले मतलब नेशनल स्टेट एग्जिस्ट करते थे, स्टेट एग्जिस्ट करते थे पहले। ठीक है। तो उनका नेक्स्ट मोटिव था कि अगर मतलब जो यूरोप के और लोग हैं उनको हम मोटिवेट करें। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पैक्टेड द मिडिल क्लास इंक्लूडिंग प्रोफेशनल इन सेवरल कंट्री लाइक ओके, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, दिस लाइन वी कैन से, ये लाइन यहाँ पर बोली जा रही है, इस लाइन पर आ गए हैं। ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पैक्टेड द मिडिल क्लास इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट इन सेवरल कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, Italy, Belgium. They also wanted to throw off the monarchies in their countries and become nations. ठीक है। उन्होंने कहा कि हम और लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो और लोगों को मोटिवेट वो पीजेंट्स को बताएंगे नहीं, ये हमने ऐसा करा, वहाँ के जो मिडिल क्लास